बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम काइनेसियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉकिंग एड्स। वॉकिंग एड्स होते क्या हैं, इनका एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या रोल है वो आज हम लोग देखेंगे और ये किस किस तरह के टाइप्स के होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर एक और चीज़ देखनी है कि हर वॉकिंग एड हम हर कंडीशन के अंदर जो है वो एडवाइस नहीं कर देते। कुछ वॉकिंग एड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली स्पेशल कंडीशंस जो कि हमारे पास कंजेनिटल भी हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, उनके मुताबिक हम लोग जो है वो एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो वॉकिंग एड जो है सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि वॉकिंग एड है क्या। ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा अप्लायंस है जो कि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है वो एक्सीडेंट में उसकी टांग कट गई है, अब टांग कटने के बाद उसने एक नकली टांग लगवाई है। अब नकली टांग जो है वो उसकी हेल्प करेगी ना उसको वॉक करने में, ठीक है। लेकिन अगर वो इतना इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, इतना मतलब वो गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो टांग लगवा सके नकली, तो उसको हम पे वॉकिंग एड्स जो है वो देते हैं जिसमें हमारे पास क्रचेज आ जाते हैं या वॉकिंग स्टिक्स आ जाते हैं। हमने देखा है कुछ ऐसे पार्किंसंस या इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको गिरने का खतरा होता है, बूढ़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें स्टिक्स दे देते हैं कि उस स्टिक के थ्रू जो है वो अपने आप को सहारा दे सकें। तो वॉकिंग एड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सहारा, कि वो आपको नॉर्मल फंक्शनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, सहारा देते हैं और आपको गिरने से बचाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वाइज अगर हम वॉकिंग एड्स की देखें तो वॉकिंग एड्स जो है हमारे पास ऐसे अप्लायंसेज होते हैं विच मे बी मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वेट फ्रॉम अपर लिम टू द ग्राउंड विच मे बी यूज टू असिस्ट द बैलेंस। अच्छा, वॉकिंग एड से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास जो हमारा बॉडी वेट होता है उसको ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। पहले तो हमारी टांगें थी ना, ट्रांसफ़र करने में अगर वो टांगें कट जाती हैं या कोई हमारे पास वो टांग जो है वो काम नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है वो टांग जो है वो अपनी बॉडी का अपर बॉडी का वेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी सही तरीके से। तो जब नीचे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी तो बंदा जो है वो वेट इम्बैलेंस होने की वजह से गिर जाएगा। तो उस गिरने से बचाने के लिए हम लोग वॉकिंग एड जो है वो एडवाइस करते हैं ताकि वो अपना बॉडी का जो वेट है वो भी अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर सके और बैलेंस को भी मेंटेन कर सके। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें, वॉकिंग एड्स are the appliances that are used to transfer body weight from upper limb to the ground or which may be used to assist in balance। ठीक है, अब हम लोग जो हैं वो इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैंने इसकी स्लाइड्स जो हैं वो बनाई हैं और वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी क्योंकि पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे सही तरीके से ना ड्रॉ हो सकती हैं और ना ही आप लोगों को सही तरीके से उसकी समझ आएगी। तो मैंने जो स्लाइड्स बनाई है उसके अंदर मैंने पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दी हैं ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकें कि अगर मैं फ्रेम की बात कर रही हूँ तो फ्रेम की शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है और उसको आप जो है वो किस तरह के पेशेंट्स को जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें वॉकिंग एड चूज़ करते हुए मद्देनज़र रखने चाहिए, अपने ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक वॉकिंग एड है, उसमें एक बंदा है, उसको स्टिक की ज़रूरत है और आप उसे फ्रेम पकड़ा रहे हैं, तो अब उसको फ्रेम अननेसेसरी है। जब उसका काम जो है वो स्टिक से पूरा हो सकता है तो आप उसे फ्रेम क्यों पकड़ा रहे हैं? फ्रेम तो होता भी साइज़ में थोड़ा बड़ा है
उसे कंट्रोल करना भी, उसकी ट्रेनिंग कराना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आपके पास एक लोअर लेवल है स्टिक का कि आप उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो अगर आप उसे उससे हाई लेवल के देंगे तो पेशेंट भी इरिटेट होगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। कुछ ऐसे वो हमारे पास वॉकिंग एड्स होते हैं जो कि बूढ़े लोगों को हम एडवाइस नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो फिर अगर आप उन्हें उस एज को मद्देनज़र रखते हुए आप उन्हें गलत वॉकिंग एड जो है वो एडवाइस कर देंगे तब भी उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास रोल प्ले करते हैं इन चूजिंग वॉकिंग एड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फैक्टर्स फॉर चूजिंग वॉकिंग एड्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है एज ऑफ द पेशेंट। ये बात मैंने भी आपको समझाई है कि अगर वो बूढ़ों को हम लोग के एडवाइस कर सकते हैं तो हम वो सिर्फ एल्डर पीपल को ही कैटेगरी में डालेंगे उस चीज़ को। और अगर वो दोनों को दी जा सकती है, यानी बच्चों को दिए जा सकते हैं और बड़ों को भी दिया जा सकता है, तो फिर हम लोग उसे एक फर्दर कैटेगरी में एडवाइस कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो एल्डरली को सिर्फ दे सकते हैं और आप उसे वो बच्चों को भी एडवाइस कराते हैं उस वॉकिंग एड को। तो ये थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि आपने एज ऑफ द पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। सेकंड हमारा जो आ जाता है उसके बाद आ जाती है डिसेबिलिटी। कि उनकी डिसेबिलिटी क्या है। एक पेशेंट है उसको सिर्फ थोड़ा सा लंगड़ापन आ रहा है कि उसे चलना नहीं, उसकी एक टांग छोटी है एक टांग लंबी है, उसके लिए आप उसे फ्रेम पकड़ा दें तो ये तो गलत कर रहे हैं ना। उसकी डिसेबिलिटी थोड़ी छोटी सी है, या तो आप उसको ऐसा शूज़ पहना दें जिसकी दूसरी साइड पे जिसका पाँव थोड़ा छोटा, उसका सोल थोड़ा मोटा हो जाए कि उसकी टांगें दोनों बराबर आ जाएँ, ठीक है। इस तरह से आप उसको जब मैनेज कर सकते हो तो आप उसे फ्रेम क्यों पकड़ा रहे हैं। तो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप उसे उसकी चीज़ को पकड़ाएंगे। अगर एक बंदा है वो उसकी दोनों टांगें काम नहीं कर रही तो आप उसे खाली एक स्टिक तो नहीं पकड़ा देंगे ना कि वो उससे चल ले। उसके लिए आप उसे दोनों क्रचेस पकड़ाएंगे कि वो यहाँ पे भी एक क्रच हो उसका, यहाँ पे भी, और उसको वो एज लेग्स के बिहाफ पे जो है वो यूज़ करे, ठीक है। तो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वॉकिंग एड जो है हम पेशेंट को बताते हैं कि आप ये वाला वॉकिंग एड यूज़ करें। और फिर बाद में हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं कि आपने किस तरह इनको यूज़ करना है, किस तरह, वरना इस तरह तो वो उसके साथ भी गिरते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। सेकेंड हम लोगों का क्या पॉइंट है, देयर डिसेबिलिटी। ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है इसमें वो हमारे पास आ रहा है जनरल फिजिकल कंडीशंस के, और उसके इर्द गिर्द की फिजिकल कंडीशंस क्या हैं। जनरल फिजिकल एक बंदा है वो आंखों से देख नहीं सकता, ठीक है, और आप उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है वो फर्नीचर वगैरह इकट्ठा करके रख दें तो वो तो उस फर्नीचर से टकराता रहेगा ना, ठीक है। तो एक अंधे के लिए आपको कैसी फिजिकल कंडीशन बनानी है कि मिनिमम सामान हो और सारा सामान जो है वो दीवारों पे लगा हो, ताकि अगर वो दरमियान से चलने की कोशिश भी कर रहा है, मूवमेंट में लोको मोशन में उसको मसला ना हो, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी जनरल फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो एक पेशेंट है अगर वो पहाड़ी इलाके में रहता है तो ज़ाहिर बात है उसको ऐसा आप स्टिक बना के देंगे ना जो कि उधर के ऊपर नीचे रास्तों के ऊपर उसकी हेल्प कर सके, ठीक है। आप उसे नॉर्मल मटेरियल से स्टिक बना के नहीं दे देंगे क्योंकि वो तो हो सकता है वहाँ पे टूट जाए। तो आपने इस चीज़ का फिजिकल कंडीशंस का जो है वो ख्याल रखना होता है कि पेशेंट जो है वो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, उसका घर का माहौल कैसा है, उसके घर के अंदर कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितनी दफ़ा उसे ऊपर जाना पड़ता है, वो ऊपर वाली मंजिल पे रहता है या नीचे वाली मंजिल पे रहता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। उसी से रिलेटेड अगला है कि होम इन्वायरमेंट, तो उसकी घर की इन्वायरमेंट क्या है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, ऊपर वाली मंजिल पे रह रहा है, नीचे वाली मंजिल पे रह रहा है, ये चीज़ें जो है वो आपने देखनी है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है उसका होम इन्वायरमेंट। फिजिकल कंडीशन में ये भी आ जाता है कि जिस चीज़ के लिए आप उसे वॉकिंग एड दे रहे हैं जो उसे वॉक करने में हेल्प करेगी, उसके अलावा उसे कोई और मसला तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसका साइकोलॉजिकल भी कोई इशू हो, कि ब्रेन को भी कोई इशू हो, फिजिकली वो फिट है कि नहीं है, उसके मसल तो वीक नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने
मद्देनज़र रखते हुए उसको वॉकिंग एड एडवाइस करना है। और फिर आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ यूज़, कि एक दिन में उसे उस वॉकिंग एड की कितनी देर तक ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक बेड रिडन पेशेंट है कि जो सिर्फ बेड पे पड़ा हुआ है और सिर्फ उसे वॉशरूम तक जाना है, तो वॉशरूम तक जाने के लिए उसे चलने की ज़रूरत है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसके लिए वो वॉकिंग एड यूज़ कर रहा है। तो उसका जो यूज़ है वो सिर्फ उतना ही है कि वो वहाँ से वॉशरूम जाए, वॉशरूम से वापस आए, फिर उसने हमें पूरा दिन बेड पे ही रहना है। और एक ऐसा पेशेंट है जिसमें उस वॉकिंग एड के थ्रू पूरे उसने जॉब पे भी जाना है, वहाँ जॉब पे भी उसने एक जगह से दूसरी जगह जो उस वॉकिंग एड के थ्रू ही चलना है। तो अगर एक बंदे का जो है एक दिन में 1 घंटे यूज़ है 24 घंटे से, और दूसरे का जो है वो 24 घंटे में से 12 घंटे यूज़ है, तो दोनों के वॉकिंग एड्स की मॉडिफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, सो दैट वो उसको कंफर्टेबली जो है वो यूज़ कर सके और उसको पेन भी ना हो। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं वॉकिंग एड इक्विपमेंट की, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो हम वॉकिंग एड में यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉकिंग एड इक्विपमेंट की बात करें तो इसके अंदर हम 3 तरह के जो है वो वॉकिंग एड इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फ्रेम्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं क्रचेस, तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है फ्रेम, क्रचेस एंड आई गेस तीसरा आपका है स्टिक्स। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हमने फ्रेम लिखा है तो हम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि फ्रेम्स के जो है वो फीचर्स क्या क्या हैं और वो किस तरह से यूज़ होते हैं। तो फ्रेम जो है उसका सबसे पहला फीचर वो ये है कि ये हमारे पास वाइड बेस होती है, इसकी बेस जो है वो वाइड होती है, तो ये थोड़ा हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। तो हम ये बच्चों को और बूढ़े लोगों को एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो थोड़े बच्चे जो हैं वो भी थोड़े हेल्थ वाइज और एनर्जी वाइज थोड़े वीक होते हैं, और बूढ़े भी थोड़े वीक होते हैं, तो ज़्यादा बेस और सपोर्ट होगी तो उन्हें गिरने में जो है वो कम से कम उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका पॉइंट है ये वाइड बेस होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि वेरी स्टेबल, जितने ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस आपकी वाइड होती जाएगी, बेस बेस वाइड होने से आपकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है। तो हमारे पास ये वाइड बेस के साथ साथ स्टेबल भी होते हैं। तीसरा, एल्डरली में बहुत ज़्यादा कॉमनली ये यूज़ होते हैं, और चिल्ड्रन में उन पेशेंट्स में यूज़ होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन की वजह से आए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो पॉइंट्स हैं वो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वाइड बेस, वेरी स्टेबल, तीसरा कॉमनली यूज्ड इन एल्डरली, तीसरा पॉइंट है चिल्ड्रन के अंदर उनमें यूज़ होता है जिनमें या तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो या फिर कोई मस्कुलोस्केलेटल मसला हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेम है, और फ्रेम्स की हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेम में हमारे पास कितने टाइप्स के फ्रेम्स आते हैं। फ्रेम्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं कि किस किस टाइप्स के हम लोग फ्रेम्स होते हैं, और वो फिर हम लोग किस किस तरह के पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेम में सबसे पहला जो हमारी टाइप है वो है रिजिड। ठीक है, रिजिड फ्रेम्स होते हैं हमारे पास। दूसरी हमारे पास आ जाती है
फोल्डिंग फ्रेम्स, रेसिप्रोकल फ्रेम्स, रिजिड फ्रेम्स, फोल्डिंग फ्रेम्स, रेसिप्रोकल, इनकी सारी डिटेल जो है वो मैंने स्लाइड्स के अंदर दी हुई है। रेसिप्रोकल के बाद फोर आर्म सपोर्टिंग, F means frames, wheeled frames, नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है वो है रूलेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेम्स हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन के अंदर जो है वो यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रचेस की। तो क्रचेस जो हैं वो हमारे पास क्रचेस का जो मेन पॉइंट है ना, क्रचेस हमारे पास होते किस तरह टाइप के हैं। ये हमारे पास फ्रेम्स हैं, ये हमारे पास पहली टाइप होगी। सेकंड टाइप से हमारे पास आ गई क्रचेस की। तो क्रचेस जो है ना वो हमारे पास मोबिलिटी एड है जो कि हमारे पास ट्रांसफ़र करता है वेट को लेग से अपवर्ड। ठीक है, तो ये क्रचेस हमारे पास क्या करेगा, ट्रांसफ़र वेट फ्रॉम लोअर बॉडी टू द अपर बॉडी। ठीक है, ट्रांसफर वेट फ्रॉम लेग्स टू द अपर बॉडी। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉम लेग्स ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर आपकी अपर बॉडी का इस्तेमाल होता है ना, तो वो आपकी लोअर बॉडी का वेट भी साथ लेके चलती है, तो इस वजह से ये लोअर बॉडी का वेट अपर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मसल्स ऑफ आर्म्स, शोल्डर्स, बैक, ये सारे जो है वो एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, क्रचेस वही होते हैं जो कि आपने देखा आर्मपिट्स के अंदर जो है वो लगा देते हैं और यूँ करके उनसे चल रहे होते हैं। तो अब अपने आर्म्स और अपर बॉडी का वेट यूज़ करते हुए, सहारा लेते हुए जो है लोअर बॉडी को जो है वो मूव करा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ दो स्टिक्स जो हमारे पास दो होती हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रचेस। तो ये इसके अंदर मसल्स ऑफ आर्म, शोल्डर्स, बैक और चेस्ट जो है वो सारे साथ में वर्क करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, मसल्स ऑफ आर्म, shoulders, back and chest work together। ठीक है, ये सारे साथ मिलके काम करते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स की, कि हमारे पास इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के क्रचेस होते हैं। एक हमारे पास एक्सिलरी क्रचेस होते हैं जो कि नॉर्मली आप लोग देखते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास जो हैं वो फोर आर्म क्रचेस होते हैं, और तीसरी जो हमारे टाइप्स है वो गटर क्रचेस की होती है। ठीक है, जो फोर आर्म वाले होते हैं उनको एल्बो क्रचेस कहते हैं। मतलब वो क्रचेस जो है वो इस तरह के होते हैं कि आपने यूँ करके पकड़ के उन्हें यूज़ करते हैं, तो एल्बो आपकी यूज़ हो रही होती है ना। ठीक है, और तीसरी हमारे गटर क्रचेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्रचेस की आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रह गए वॉकिंग स्टिक्स, जो हमने तीसरी टाइप पढ़ी स्टिक्स। ये हमारे पास पहली है, ये दूसरी है, और अब हम जा रहे हैं तीसरी पे। वॉकिंग स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक्स की बात करते हैं तो वॉकिंग स्टिक्स जो है वो हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनकी अच्छी ग्रिप होती है, हाथ यानी उनके मजबूत होते हैं। ठीक है,
और जॉइंट्स उनके जो हैं वो अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो वॉकिंग स्टिक्स हम किस तरह के पेशेंट को देते हैं? दोज हैव गुड ग्रिप, जिनकी ग्रिप अच्छी हो, एंड साउंड जॉइंट्स। साउंड का मतलब होता है अच्छी कंडीशन में जॉइंट्स का होना है, ठीक है। और ये कौन से वाले जॉइंट्स हों? ये हमारे पास अपर लिम्ब के जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। और ये हमारे पास सूटेबल होते हैं फॉर पार्शियल वेट बेरिंग। पार्शियल वेट बेरिंग का मतलब है कि मतलब आपका पाउंड फॉर एग्जाम्पल मोच आ जाती है तो आप पूरा वेट नहीं डालते, उस पर हल्का सा वेट डाल के फ़ौरन आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ पार्शियल वेट बेरिंग, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट इसका क्या है? सूटेबल फॉर पार्शियल वेट बेरिंग। वेट बेरिंग। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल हैंड जो है मोस्ट केसेस के अंदर ये तब यूज़ होता है जो जबकि हमारा कॉन्ट्रालैटरल हैंड जो है वो क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर राइट लेग जो है वो सही काम मतलब वेट नहीं उठा पा रही, ठीक है, तो आप अपने इस हाथ के अंदर स्टिक रखेंगे और जब आप यूज चलेंगे तो आपने यहाँ पे पूरा पाँव रख दिया, यहाँ पे आप पूरे पाँव की बजाय स्टिक के ऊपर भी वजन अपना डालेंगे और फिर अगले के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्ट्रालैटरल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रालैटरल का मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब कि अगर आपकी राइट लेग जो है वो डैमेज होगी तो आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, और आपके लेफ्ट हैंड अगर सॉरी लेफ्ट साइड अगर डैमेज होगी तो आपने राइट साइड के अंदर जो है वो अपने स्टिक को पकड़ना है, सो दैट जैसे इसके ऊपर आप करने लगे तो उसके बजाय आप स्टिक के ऊपर वजन दें और आगे शिफ्ट हो जाएं। ये सारी ट्रेनिंग किस तरह होती है ये सारी मैंने स्लाइड्स के अंदर चीज़ें डाली हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ जब स्लाइड्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यूज्ड चलिए अब वॉकिंग स्टिक्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स जो है उनकी टाइप्स कितनी हैं। तो वॉकिंग स्टिक्स की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास मोनोपॉड होते हैं जिसका नीचे से सिर्फ एक ही पॉड होता है, फिर हमारे पास ट्राईपॉड आते हैं, ट्राईपॉड में 3 पॉड होते हैं, फिर हमारे पास टेट्रापॉड आते हैं, टेट्रापॉड में 4 पॉड होते हैं, ठीक है। ये आप पिक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। मतलब मोनोपॉड जैसी स्टिक्स होती है जिनके नीचे सिर्फ एक ही पॉड होता है, टेट्रापॉड ऐसा होता है जिसके 3 होती हैं, और ट्राईपॉड जिसके 3 होते हैं और टेट्रापॉड जिसके 4 होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्टिक्स। तो टाइप्स ऑफ स्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास है मोनोपॉड, दूसरी हमारे पास है ट्राईपॉड, तीसरी हमारे पास है टेट्रापॉड, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टिक्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट्स के। हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या क्या आते हैं वॉकिंग एड से। अब एक बंदा लंगड़ा के चल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है उसका मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टिक की हेल्प से नॉर्मल चलना स्टार्ट कर दे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। दूसरा रिलीफ ऑफ वेट बेरिंग, जो उसे वेट बेरिंग करने में मसला हो रहा था, वो अपनी बॉडी पार्ट का जो कि वेट नहीं उठा पा रहा था, अब वो स्टिक ले लेगी ये जगह तो उसको वेट बेरिंग के अंदर जो मसले आ रहे थे वो भी रिलीव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाएगी। पहले वो लंगड़ा चल रहा होगा तो उसको जो सेल्फ स्टीम उसकी हर्ट है, उसका रिस्पेक्ट जो उसकी रिस्पेक्ट है वो दोबारा से बहाल होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अपनी उस कंडीशन को लेके, ठीक है। और चौथी बात आ जाती है कि रिलीफ ऑफ पेन। ऑब्वियसली बात है पहले उसे बहुत ज़्यादा जब वो स्टिक यूज़ नहीं कर रहा होगा तो जो आपका दूसरा वाला साउंड लिंब होगा उसके बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, जिसकी वजह से वो हर वक्त
पेन करेगा। तो जब वो पर्सन जो है वो स्टिक या कोई भी वॉकिंग एड शेयर कर लेगा तो उससे क्या होगा कि उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो रिलीफ ऑफ पेन भी उसे वॉकिंग एड यूज़ करने से मिलता है। ये इफेक्ट में आती है बात, ठीक है। और उसके अलावा सपोर्ट तो उसे प्रोवाइड हो ही रही है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारी के सारी जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं, ये एज अ इंडिविजुअल उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और वो कॉन्फिडेंटली बाकी नॉर्मल लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी सारी डिटेल्स जो है वो मैंने स्लाइड में दे दी हैं और उन स्लाइड्स आप लोगों को जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ये वॉकिंग एड्स वाला आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।